खबर दिल्ली से है, जहां एक बार फिर चूंकि कोरोना का जो कहर है वो एक बार फिर डराने लगा है और देश में फिर कोरोना का खतरा छाता नजर आ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसको लेकर एक बैठक बुलाई है और कोविड-19 की स्थिति को लेकर अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ चर्चा भी की जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार बैठक में मौजूद हैं और बैठक से पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई राज्यों को पत्र लिखा है और सभी पॉजिटिव केस के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजने के निर्देश दिए गए हैं। चूंकि चीन में एक बार फिर मामले लगातार बढ़ने लगे हैं और बढ़ते चीन के मामलों को देखते हुए एक बार फिर भारत सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट हो गई है, तो देश में कोरोना का खतरा एक बार फिर उसकी आहट जो है वो सुनाई देने लगी है और इसको लेकर बैठकों का दौर अब जारी है। पीयूष तिवारी दिल्ली से हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, चूंकि चीन में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इसको देखते हुए भारत सरकार भी अलर्ट है, बैठक चल रही है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, अगर हम बात करें तो लगातार जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण खासतौर पे ब्राजील की बात करें, अमेरिका की बात करें या चीन की बात करें, यहाँ पे अब धीरे धीरे एक बार फिर से कोरोना जो है वो सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के मद्देनजर एहतियातन आज एक बैठक बुलाई गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में ये बैठक चल रही है और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की बात करें या स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार की बात करें, इसके अलावा स्वास्थ्य सचिव और तमाम स्वास्थ्य से जुड़े हुए बड़े अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। चूंकि कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देशित किया था कि जो भी कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं उनके जीनोम सीक्वेंसिंग जो है वो कराई जाए। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो चीन में जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, चीन के एक विशेषज्ञ ने यह दावा किया है कि आने वाले 90 दिनों में 60% जो आबादी चीन की है वो कोरोना से संक्रमित हो जाएगी। इसके अलावा 10% जो आबादी देश दुनिया भर की है वो कोरोना से संक्रमित हो जाएगी। तो निश्चित तौर पे इसको देखते हुए भारत सरकार कई अहम फैसले भी ले सकती है। फिलहाल की अगर हम बात करें तो फिलहाल यही एहतियातन राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि जो भी कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं उनकी जो जीनोम सीक्वेंसिंग है वो कराई जाए ताकि ये पता लगाया जा सके आखिर ये कोरोना का कौन सा वेरिएंट है। इसके अलावा सरकार इस बात पर भी जोर दे रही है कि अगर संभव है या जिस तरीके से चीन में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो ऐसे देशों से यात्राओं पर भी प्रतिबंध लगाया जाए जिन देशों में कोरोना केसेस की जो संख्या है वो लगातार इजाफा हो रहा है। हालांकि अगर भारत की बात करें तो भारत में लगातार कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं। फिलहाल अगर बात करें तो 3400 के आसपास भारत में कोरोना के केसेस हैं। ऐसे में भारत की में कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन भारत एहतियातन किसी भी तरीके से भारत रिस्क नहीं लेना चाहता है कि पिछली बार जिस तरीके से भारत ने तैयारी की थी तो इस बार भारत कोरोना से लड़ने के लिए सक्षम है पूरी तरीके से और यही कारण है कि एहतियातन यह बैठक बुलाई गई है। जो भी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश होंगे वो स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दिए जाएंगे। फिलहाल यह बैठक चल रही है। इसके अलावा आप देखिए, आज ही स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भारत जोड़ो यात्रा जो कि कांग्रेस पार्टी लगातार निकाल रही है उसको लेकर भी एक एडवाइजरी जारी की गई है और 3 बातें उसमें कही गई है। पहली अगर हम बात करें तो उसमें कहा गया है कि आप भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं तो ऐसा देखा गया है कि कई लोग जो हैं वो संक्रमित है और सीधे तौर पे आप देखिए, इसका उदाहरण देखिए, जब हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि नवागत मुख्यमंत्री हैं वो भारत जोड़ो यात्रा में सम्मिलित हुए थे और वो भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। जब उन्होंने प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा तो उनके जो मेडिकल जांच है वो कराई गई थी, कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो भारत जोड़ो यात्रा के लिए एडवाइजरी जारी की है उसमें कहा है कि अगर आप कोरोना के नियम को पालन ये एक तो करिए, अगर आप कोरोना के नियम का पालन नहीं करते हैं तो इस भारत जोड़ो यात्रा को पूरी तरीके से रोक दीजिए। तो निश्चित तौर पे भारत सरकार या स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करें, लगातार एहतियातन तमाम दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं और जिस तरीके से दुनिया के अलग अलग देशों में कोरोना अपना पैर पसार रहा है और तमाम विशेषज्ञ इसको लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं, निश्चित तौर पे भारत में भी कई दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए फिर से एहतियातन कुछ दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। इसके अलावा इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि संभवतः अगर जरूरत पड़ी और जिस तरीके से कोरोना के केसेस दुनिया भर में बढ़ रहे हैं तो लॉकडाउन की ओर भी सरकार आगे बढ़ सकती है। फिलहाल भारत में इस तरीके की स्थितियां बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन एहतियातन राज्य सरकारों को भी निर्देश दिए जाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन किया जाए और कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो कराया जाए और संभवतः मास्क को लेकर फिर से अनिवार्यता सरकार की ओर से जारी की जा सकती है, लेकिन सरकार फिलहाल इस मूड में अभी नजर नहीं आ रही है।
पीयूष, आपने जैसा कि भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया, इसमें चूंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने पत्र लिखा है और ये कहा गया कि देश हित में आप इस यात्रा को स्थगित कर दीजिए, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। क्या कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई जवाब अभी आया है, क्योंकि उसमें बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ लोग जुड़ रहे हैं? देखिए, अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देगी, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जिस तरीके से अभी निकाय चुनाव होने वाले हैं, तमाम राजनीतिक रैलियां होंगी, तमाम लोग जुटेंगे। अभी एक दल की बात करें या अन्य दलों में भी ऐसी सभाएं हो रही हैं, अन्य दल के नेता भी जब भी जहां पहुंच रहे हैं उनके साथ तमाम हजारों की संख्या में भीड़ दिखाई दे रही है। हाल ही में आपने देखा किसान आंदोलन एक दिन का हुआ, हजारों की संख्या में किसान एकजुट हुए थे। तो निश्चित तौर पे सिर्फ एक भारत जोड़ो यात्रा पर इस तरीके से प्रश्न चिन्ह स्वास्थ्य मंत्रालय ने खड़ा किया है, तो कुछ सोच समझ के और एहतियातन ही ये एडवाइजरी जारी की गई है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि भारत जोड़ो यात्रा अभी फिलहाल चल रही है और कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में भी भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करने वाली है। तो देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से क्या कुछ फिलहाल प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही ये एडवाइजरी जारी की गई है। तो ऐसे में अभी कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया आधिकारिक तौर पे नहीं दी गई है। निश्चित तौर पे थोड़ी देर में संभवतः कांग्रेस पार्टी के नेता या वरिष्ठ नेता कुछ प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन एक बात है कि भारत सरकार किसी भी तरीके से चाहती है कि इस बार कोरोना को देश में ना घुसने दिया जाए, बाहरी कोई अन्य जो वेरिएंट है वो देश में किसी भी तरीके से किसी यात्री के माध्यम से प्रवेश ना कर पाए। इसको लेकर एयरपोर्ट पर भी गाइडलाइन जारी की गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए बैठक पे, बहुत शुक्रिया फिलहाल। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की अगर बात करें तो उन्होंने राहुल गांधी, अशोक गहलोत को पत्र लिखा है और भारत जोड़ो यात्रा में कोविड दिशा निर्देश का पालन करने की अपील की है। पत्र में यात्रा के दौरान मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग करने पर भी जोर दिया गया है और इसी का हम अभी जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पे चूंकि अब बैठकों का दौर भी जारी है और लगातार कोशिश यह है सरकार की कि अब कहीं पर भी भीड़ इकट्ठा ना हो और भारत जोड़ो यात्रा जिसमें हजारों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं अब कोशिश ये की जा रही है कि उस यात्रा को स्थगित किया जाए। ऐसा पत्र स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कांग्रेस के लिए लिखा गया है, राहुल गांधी को लिखा गया कि आप देश हित में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए, खतरे को देखते हुए इस यात्रा को स्थगित कर दें। करने की अपील की गई है और पत्र में यात्रा के दौरान मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग करने पर भी जोर दिया गया है, यानी कोरोना से बचाव के जो नियम हैं उसका पालन करने के लिए कहा गया है। तो भारत जोड़ो यात्रा में कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। अगली खबर का रुख करते हैं, क्योंकि बड़े गैंगस्टर्स के नक्सेस को खत्म करने में एनआईए जुटी हुई है और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान समेत कई राज्यों में एनआईए की छापेमारी हुई है। देश के टॉप मोस्ट गैंगस्टर्स के खिलाफ यह छापेमारी की जा रही है और पहले से दर्ज यूएपीए मामले में छापेमारी कर रही है एनआईए। गैंगस्टर के कई शूटर्स को यहां पे गिरफ्तारी हो सकती है, यानी कई ऐसे खूंखार अपराधी, कई शूटर्स जो बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं, उन पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी की जा रही है और इसको लेकर एनआईए लगातार छापेमारी कर रहा है। तो बड़े गैंगस्टर्स के नेक्सस को खत्म करने में एनआईए जुटी हुई है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान समेत कई राज्यों में एनआईए की छापेमारी इस वक्त हुई है। पीयूष ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। पीयूष, एनआईए की इस छापेमारी को लेकर क्या जानकारी? देखिए, अगर हम बात करें तो जिन लोगों पर यूएपीए के तहत पहले से केस दर्ज है उन आरोपियों के ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है और सुबह से ही एनआईए की तमाम टीमें पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में पहुंची हुई है और सबसे बड़ी जो छापेमारी है वो हरियाणा में हो रही है। हरियाणा के कई ठिकानों में एनआईए की टीम पहुंची है और छापेमारी कर रही है। निश्चित तौर पर इससे पहले भी एनआईए की टीम में छापेमारी की थी और कई अहम जो सुराग है वो एनआईए को मिले थे। तो किस तरीके से खासतौर पर पंजाब और हरियाणा में
गैंगस्टरों के नेक्सस को तोड़ा जा सके, खत्म किया जा सके, इसको लेकर एनआईए लगातार इससे पहले भी कार्रवाई कर चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो लॉरेंस बिश्नोई है उसके करीबियों के ठिकाने पर पिछली बार छापेमारी की गई थी और उसमें सूत्रों के मुताबिक कई अहम दस्तावेज मिले थे और उसी के इशारे पर कहीं ना कहीं ये छापेमारी हो रही है। एक एक जगहों पे 7-7, 8-8 जो टीम है वो कहीं ना कहीं पहुंची हुई है, सुरक्षा बल के जवान उस टीम के साथ मौजूद हैं और सुबह से जो की कार्रवाई चल रही है तो निश्चित तौर पे किस तरीके से पूरे इस गैंग को या गैंगस्टर के नेक्सस को या ड्रग्स तस्करी के मामले में जो लोग आरोपी है उनके ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है। और आरोपी ही नहीं बल्कि जो आरोपियों के करीबी कहें या सहयोगी कहें उनके ठिकानों पर भी ये लगातार जो छापेमारी है वो जारी है। इससे पहले भी एनआईए ने छापेमारी की थी और एक रणनीति बनाई गई है कि किस तरीके से पंजाब, हरियाणा और आसपास के सटे इलाकों से इस पूरे गैंग को, इस नेक्सस को खत्म किया जा सके ताकि एक कानून से बंधा हुआ राज्य कहीं ना कहीं पंजाब हो सके या हरियाणा हो सके। और यही कारण है कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं या सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, खासतौर पे डिजिटल तौर पे किस तरीके से ये नेक्सस अंजाम देता है, किस तरीके से तस्करी करता है, इसको किस तरीके से खत्म किया जाए। तो आज सुबह से ही एनआईए की जो टीमें हैं वो अलग अलग जगहों पे छापेमारी कर रही है। देर शाम तक ये छापेमारी चल सकती है क्योंकि कुछ जगहों पे ये छापेमारी खत्म हो चुकी है, लेकिन कई ऐसे महत्वपूर्ण जो जगह हैं, जो ठिकाने हैं गैंगस्टरों के सहयोगियों के, उनके यहाँ भी फिलहाल भी छापेमारी चल रही है। बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए। तो एनआईए ने अब इन पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी की है। उधर दिल्ली समेत उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप है और दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत के कई राज्य इस वक्त शीतलहर के चपेट में हैं। कोहरे के कारण पंजाब में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है और कोहरे से आज भी यातायात जो है वो प्रभावित हुआ है। ट्रेनों की रफ्तार थम चुकी है और बात अगर तापमान की करें तो 12 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। तो उत्तर भारत के कई राज्य जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये राज्य जो हैं इस वक्त शीतलहर की चपेट में हैं। कोहरा भी छाने लगा है और कोहरे के चलते सड़क पे भी रफ्तार थम चुकी है और यातायात की बात अगर करें तो चाहे रेल मार्ग हो, सड़क मार्ग हो, हवाई मार्ग हो, हर तरफ जो यातायात है वो प्रभावित हुआ है। और दिल्ली समेत सिंधु गंगा के मैदानी इलाकों में लगातार तीसरे दिन भी कोहरे का प्रकोप रहा और कोहरे के कारण पंजाब में स्कूलों के वक्त में बदलाव किया गया है। तो ठंड ने यहां दस्तक दी है और लगातार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत के कई राज्य कोहरे और शीतलहर की चपेट में हैं। तो कोहरे के कारण पंजाब के स्कूल जो हैं उसके समय में बदलाव किया गया है और कोहरे से चाहे सड़क मार्ग हो, हवाई मार्ग हो या रेल मार्ग हो, उसका जो है वो प्रभावित हुआ है। कुछ उड़ानों में देरी हुई तो कहीं कुछ ट्रेनों में देरी हुई, कुछ को रद्द किया गया। सड़कों पे भी वाहन जो हैं वो रेंगते हुए नजर आए क्योंकि विजिबिलिटी काफ़ी कम थी। लिहाजा ऐसे मौसम में और कोहरे में समझदारी इसी में है कि धीरे वाहन चलाया जाए, पार्किंग लाइट का इस्तेमाल किया जाए क्योंकि कोहरे के चलते कई बार कई बड़े हादसे होते हैं। अश्वनी हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। अश्वनी, इन दिनों उत्तर भारत के कई राज्य जो हैं वो शीतलहर और कोहरे की चपेट में हैं, किस तरह के हालात? बिल्कुल बता दूं आपको, पहाड़ी क्षेत्रों में आज जो बर्फबारी हो रही है उसका असर अब मैदानी क्षेत्रों में दिखने लगा है। पिछले 3 दिनों की बात करें तो पारा लगातार लुढ़क रहा है और अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में कल आज का जो अनुमानित पारा है वो अधिकतम 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के न्यूनतम 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का अनुमान है। वही पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रभावित जो ठंड से प्रभावित हो रहे हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जिसमें गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, ये तमाम जिले हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि जो मौसम विभाग है उसका अनुमान है कि अगले 23 तारीख तक मौसम में कोई सुधार नहीं होने वाला है। साथ ही साथ जो कोहरे की चादर है वो और ज्यादा बढ़ने वाली है। निश्चित तौर पर देखा गया कि लगातार सड़कों पर जो वाहन चल रहे हैं उनको तो कठिनाई हो रही। पिछले अगर 5 दिनों की बात करें तो 5 दिनों में कई हादसे हुए जिसमें कई लोगों की मौत तक हो गई, जिसके बाद उत्तर प्रदेश परिवहन को एक बड़ा फैसला लेना पड़ा कि रात में 11 बजे के बाद में जो रोडवेज बसें हैं वो संचालित नहीं होंगी। हालांकि जो ARM है
होते हैं उनको अधिकार दिया गया, अगर उनको लगता है कि मौसम ठीक है तो वो बसों को संचालन कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि सड़कों पर जो जब चलते हैं वाहन तो वहां पर कोहरे की तादाद इतनी ज्यादा होती है कि कुछ समझ में नहीं आता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार का यह फैसला बेहद बेहतर माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर बात करें तो अगर 23 और 24 तारीख को अनुमान लगाया जा रहा है जो मौसम विभाग उसके अनुसार कि हल्की फुल्की बारिश भी हो सकती है, जिसके बाद पारा और लुढ़क सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगले कुछ दिनों तक जो मौसम है वो बदलाव होता रहेगा और ठंड से अभी फिलहाल निजात नहीं मिलने वाली। हालांकि कुछ जिलों की बात करें, लखनऊ की बात करें, लखनऊ में रात में जो पारा लगभग 2 डिग्री के आसपास पहुंच गया था, वो दोपहर में धूप निकलने की वजह से सामान्य होगा। इस समय वर्तमान समय में 12 डिग्री सेंटीग्रेड लखनऊ का पारा है, तो एक सामान्य इसको माना जा रहा है और ये धीरे धीरे और बढ़ रहा है। निश्चित तौर पर सरकार की ओर से भी जो निर्देश जारी किया, मुख्यमंत्री ने खुद निर्देश दिया है कि ऐसे ठंड जैसे बढ़ रही वहां पर व्यवस्थाएं जो होती जिलों में वो बेहतर की जाए। रैन बसेरे जो होते हैं उनको जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से जारी रखी जाए, बेहतर व्यवस्थाएं रैन बसेरों में दी जाए। हालांकि जब न्यूज इंडिया की टीम ने कल आज देर रात जो है रियलिटी चेक किया तो ये सब दावे जो थे जिला प्रशासन के वो फेल होते नजर आए। लोग सड़कों पर अभी भी सो रहे हैं। हालांकि पिछली साल से तुलना करें तो पिछले साल पुलिस को भी इस काम में लगाया गया था कि जो लोग सड़कों पर सो रहे हैं उनको ले जाकर के रैन बसेरों में छोड़ा जाए, लेकिन अभी तक इस तरह की व्यवस्था इस बार नहीं हुई। अगर बात करें पिछले साल 15 दिसंबर से जो है जो अलाव जलाने का काम था नगर निगम ने शुरू कर दिया था, लेकिन इस बार अभी तक 21 तारीख आज हो गई, अलाव को लेकर के कोई कदम नगर निगम की ओर से नहीं उठाया। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें जो स्थायी रैन बसेरे हैं वहां पर भी व्यवस्था उतनी बेहतर नहीं है, संख्या ज्यादा है लोगों की और साथ ही साथ जो वहाँ की जगह है वो कम पड़ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभी जिला प्रशासन है तमाम जिलों को उनको जरूरत है कि वो व्यवस्थाएं और बेहतर करें। बहुत शुक्रिया अश्विनी जानकारी के लिए। तो कोहरे के चलते कई तरह की दिक्कतों का भी सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और दिल्ली में यूपीएससी की परीक्षा में एक अतिरिक्त प्रयास की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है और प्रदर्शनकारी पिछले 2 दिन से उल राजेंद्र नगर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सरकार इस एग्जाम में बैठने के लिए एक और अतिरिक्त मौका दे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कोरोना के चलते यूपीएससी के छात्रों को तैयारी करने का मौका नहीं मिला था और इसी वजह से वो एक अतिरिक्त मौका चाहते हैं। अब प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है और उस जगह हम 2 दिन से एक शांतिपूर्वक तरीके से ओल्ड राजेंद्र नगर में बैठे थे। वहाँ सारे यूपीएससी के छात्र अपनी प्रिपरेशन करते हैं। हमने पहले जंतर मंतर पे किया है, कोई सुनवाई नहीं हुई, तो हमने सोचा जहाँ छात्र रहते हैं वहीं करते हैं। और जैसे यूनिवर्सिटीज़ में भी तो लोग छात्र वहीं पे करते हैं, तो इसमें कोई गलत वो नहीं है। और हमने 2 दिन शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकाला है, कोई ट्रैफिक की समस्या नहीं हुई, कोई आपके पास कोई न्यूज़ नहीं आई होगी कि ऐसे गलत तरीके से कुछ हो रहा है। और पढ़े लिखे बच्चे हैं यहाँ पे, ज़्यादातर लोगों ने 2 से 3 इंटरव्यू दिए हैं, मैंने खुद 3 बार इंटरव्यू दिए हैं, तो हम भी जानते हैं कि क्या सही तरीका है और क्या नहीं है सही तरीका। हम चुपचाप बैठे थे और हम अपना जो भी आपस की बातें हैं, पढ़ाई की बातें हैं, कैसे हम कोशिश कर सकते हैं अटेम्प्ट लेने की। और ये कोई अटेम्प्ट हमने नहीं मांगा है, सिर्फ कमेटी की रिपोर्ट में लिखा गया है। 112वीं रिपोर्ट पढ़िए आप उठा के, उसमें लिखा गया है कि कोविड में रियायत दी जाए। 100 साल में एक बार कोविड हुआ है, इकोनॉमी पैकेज आया है, कितनी सारी छूट दी गई है, तो इतनी बड़ी चीज़ थी तभी दी गई है ना। कोविड के टाइम पे यूपीएससी के जो बहुत सारे लोग अभ्यर्थी थे जो उस टाइम पे एग्ज़ाम नहीं दे पाए, कई लोग एसेंशियल सर्विसेज में थे, कई लोग के पेरेंट्स खो दिए गए उन्होंने, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। उसके बाद हमें पार्लियामेंट से पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने हमारे लिए एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट का रिकमेंडेशन दिया हुआ है मार्च 2022 में। अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट में हम गए, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बहुत ही अच्छे टर्म्स में लिखकर बोला कि इन लोगों को एक लीनियंट व्यू दिया जाए, पर उस पर भी गवर्नमेंट ने कोई स्टेप, कोई कार्रवाई, कुछ भी नहीं। कार्यकर्ता और समर्थक जो है कांग्रेस के वो दिखाई दिए थे और अब ये यात्रा राजस्थान से निकल के हरियाणा में प्रवेश कर चुकी है और हरियाणा में भी वेलकम किया गया। यहाँ पे भी जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में समर्थक कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से होते हुए हरियाणा में प्रवेश कर चुकी है।
और सीतामढ़ी के सुप्पी थाना क्षेत्र में पेड़ काटने को लेकर हुए विवाद में कुछ दबंगों ने एक शख्स को गोली मार दी। गोली लगने से शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित की माने तो सड़क निर्माण के लिए उसकी जमीन पर पेड़ काटे जा रहे थे, जिसका विरोध करने पर दबंगों ने उसके साथ मारपीट की और उस पर फायरिंग कर दी। वारदात की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोली लगा हुआ है। ठीक है सर। तो हम लोग तत्काल वहाँ पे पहुँचे तो देखे एक व्यक्ति को गोली लगा हुआ है, 2 गोली लगा हुआ है, एक सर में है, एक सीना में है, दाहिने साइड में दोनों गोली लगा हुआ है। ननकार सिमरदा की बात है, हम लोग को सूचना मिला, हम लोग वहाँ पे गए हैं, उस व्यक्ति को गाड़ी पर बैठा करके और तत्काल सदर हॉस्पिटल पहुँचा दिए हैं। सर किसी की गिरफ्तारी वगैरह हुई है क्या? अभी तो हम लोग तत्काल सेवा वाले हैं, हम लोग गिरफ्तारी के मैटर में नहीं, थाना को सूचना दे दिए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।